नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट में। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था। आज से अपने सिलेबस का हम आगाज कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आसान चैप्टर है। बहुत सारा इसमें डाटा है वो मतलब डायरेक्ट स्टैटिक डाटा है, याद करना पड़ेगा और कोशिश रहेगी मैं आपको साथ-साथ याद कराऊँ। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ, कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन। और फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट जो देता है यूज़र वो यूज़र क्या हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके कवर किए जाएँगे। आसान चैप्टर है, ईज़ी चैप्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस कंप्यूटर के सिलेबस को कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे। नोट्स बनाते हो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होते हैं। लेकिन जो बच्चे कोर्स में लेट से इन्वॉल्व हुए हैं या फिर जो कुछ आलसी टाइप के हैं, लिखने में थोड़ा परहेज़ करते हैं, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड पे मैं लिखूँगा उसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल, पीएनजी फाइल आपको वीडियो के सेक्शन के बराबर में जो पीडीएफ वाला लिंक है, उधर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आपको करना ये है कि क्लास खत्म होने के जस्ट बाद आपको पीडीएफ सेक्शन में जाके पीडीएफ को रीड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ। और जो बच्चे मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि कुछ लेक्चर आपके यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एज़ पर डेमो के तौर पर। डेमो तो क्या है, मेरी तरफ से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ वीडियो मैं आपको बीच में डालूँगा, जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो भी मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन ये पेड कोर्स है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आपकी सीईटी, हरियाणा सीईटी में विशेष करके जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के तहत आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा। अगर सिलेबस से अगर अपना क्वेश्चन बन के आता है, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर मेहनत करनी पड़ेगी, समझने वाला सब्जेक्ट है। ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, वन लाइनर पढ़ के पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, 4-5 क्वेश्चन हो जाएँगे, लेकिन अपना टारगेट है 10/10 इस सब्जेक्ट में अचीव करने का। तो जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, वो वैसे इस वीडियो के यूट्यूब के जो वीडियो देख रहे हो आप, इसके डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके वीर कॉन्सेप्ट सर्च करके, है ना? वहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड करके मात्र 399 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएँगे। तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आसान चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा स्टैटिक डाटा है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको साथ-साथ याद कराऊँ। अच्छा, लैंग्वेज का इश्यू आता है बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे तो हिंदी मीडियम के ही होते हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड, है ना, थोड़ा साइंस साइड से रहा है या फिर ये कहें कि भई जो सीबीएसई बोर्ड का जो बच्चा है, उनके लिए मैं बता दूँ लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं आएगा। और अपने को अगर माइंड में ये पहले से ही धारणा बना के बैठे हो कि भई सर ये तो शब्द आपने हिंदी में लिख दिया, या हिंदी वाले बच्चे ये धारणा बना के बैठे हो कि ये शब्द तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, तो उसका कोई समाधान नहीं है। मेरा जो टारगेट है वो आपको कंटेंट देना, आपको समझाना और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाना है। समझ रहे हो बात को? तो ये माइंड में मिसकंसेप्ट लेके मत चलना कि सर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। हाँ, जो करवा रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा तो एक बहुत बड़ा इश्यू है। फिर मैं उसमें डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट कंटेंट ही आपको डिलीवर किया जाएगा। तो लैंग्वेज का इश्यू नहीं बनाना, जैसे फुल फॉर्म आ जाती है, पहले ही लिख रखा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म में क्या है, तो ये तो सारा इंग्लिश में लिखा जाएगा क्योंकि फुल फॉर्म तो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होती है। तो पहले ही मतलब स्टार्टिंग के कुछ मिनट में ही हिंदी मीडियम वाले परेशान हो जाए, तो ऐसा नहीं होना। ठीक है, मैं समझाऊंगा, एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चलूंगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो इंग्लिश में पढ़ना आसान रहेगा और कुछ एक हिंदी के में पढ़ना आसान रहेगा, तो मिला जुला बना के चलना अपने को बैलेंस। ठीक है, मेन टारगेट है क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। और पहला ही जो क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आपको उनसे ना पूरी फुल फॉर्म एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई। लास्ट के जो 3 अल्फाबेट है टी, ई और आर, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। ये कंप्यूटर का जो पूरा अगर आप शब्द देखोगे, COMPUTER, TER,
तो ये लास्ट के जो 3 अल्फाबेट है इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। लास्ट के 3 अल्फाबेट है टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल और रिसर्च। हालांकि पूरी फुल फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन लास्ट के 3 अल्फाबेट पे हमें विशेष करके फोकस करना है। तो लिखिए, कंप्यूटर में पहला है सी, तो बोलेंगे कॉमन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पर्पजली बोल दीजिए या फिर पर्टिकुलरली बोल दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्पजली यूज्ड फॉर, कहाँ यूज करते हैं वो हमें ये बता रहा है। तो पहले लास्ट के जो 3 है उसमें से पहला तो है टी, कहाँ यूज करते हैं जी, टी। टी फोर क्या हो जाएगा वो हमसे पूछ रहा है। तो ई फोर क्या हो जाएगा वो हमसे पूछ रहा है, और आर फोर क्या हो जाएगा वो हमसे पूछ रहा है। यही 3 लास्ट के अल्फाबेट हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो टी फोर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, टी फोर क्या हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल। ई फोर क्या हो जाएगा एजुकेशनल, और आर फोर क्या हो जाएगा रिसर्च। याद कराऊंगा साथ साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो हमसे ये लास्ट के 3 अल्फाबेट पूछे जाते हैं। वैसे पूरा नाम हमने देख लिया, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड, वो याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 अल्फाबेट तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। टी फोर क्या हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, ई फोर क्या हो जाएगा एजुकेशनल, एंड आर फोर क्या हो जाएगा रिसर्च। यानी कि हम अपने कंप्यूटर को कहाँ यूज करते हैं, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में यूज करते हैं, तकनीकी विज्ञान में प्रयोग करते हैं। एजुकेशनल पर्पज से यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में यूज करते हैं, नई नई खोज, है ना। जितने भी आज के टाइम में हम अपनी आंखें बंद करके या फिर आंखें खोल के नजर दौड़ा के देखते हैं, तो जहां कहीं भी अपना ध्यान जाता है वहां आपको कंप्यूटर का कहीं ना कहीं योगदान नजर आएगा। आप मेरा लाइव लेक्चर देख रहे हो या फिर ऑफलाइन देख रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही प्रयोग कर रहे हैं। जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है वो मिनी माइक्रो उसी का एक पार्ट है, माइक्रो डिजिटल कंप्यूटर है वो आपके हाथ में। मैं यहाँ अपने इस डिजिटल बोर्ड पे क्लास ले रहा हूँ, ये भी कंप्यूटर है। सामने मेरा कैमरा चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रामिंग डाली है, और उसके ऊपर स्क्रीन है जिसपे मैं खुद का ही लेक्चर देख पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर को हर फील्ड में आप देख पा रहे हो। तो टेक्नोलॉजिकल पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से और रिसर्च से नई नई जितनी भी खोजें होती हैं वो सारी की सारी किसकी सहायता से की जाती है, अपने कंप्यूटर का बहुत ही एडवांस वर्जन जिसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। कोरोना टाइम में आपको पता है वैक्सीनेशन के लिए कितनी जदोजहद करनी पड़ी थी। वो सारी की सारी बहुत ही मतलब माइनर से माइनर कैलकुलेशन, माइनर से माइनर मतलब चीजों को ऑब्जर्व करना, वो किसकी सहायता से किया जाता है, सुपर कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। तो नई नई खोज भी किसके बेस के ऊपर है, कंप्यूटर की सहायता से ही पॉसिबल हो पाती है। तो हमसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म में लास्ट के जो 3 अल्फाबेट है टी, ई और आर, उनका पूरा नाम क्या है, तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल और रिसर्च। क्लियर है। प्रत्येक स्लाइड के बाद ना मैं आपको 1 या 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप वीडियो को रोक के और फिर नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के बराबर वाले सेक्शन में। और जो बच्चे एनरोल करना चाहे यूट्यूब पे जो मेरे को देख रहे हैं, तो भाई वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे जाइए और मात्र 399 में कंप्लीट बैच आप परचेज कर सकते हो। और एग्जाम ओरिएंटेड और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट विद थ्योरी, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इससे पहले मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट को दूसरी ऐप पे भी टीच किया है, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई है। अगर एग्जाम में सिलेबस से रिलेटेड पूछा जाता है तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछा जाता है तो उसका ना मेरे पास समाधान है, और बहुत सारे और बेहतरीन बेहतरीन टीचर है उनके पास भी कोई समाधान नहीं है। लेकिन सिलेबस से आएगा तो अपने कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। फिर है नेक्स्ट कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। जो आप ये कंप्यूटर शब्द देख रहे हो, जो आप ये कंप्यूटर शब्द देख रहे हो, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब ये कंप्यूटर शब्द कैसे बना है। तो इसमें अपने को 2 लैंग्वेज का ध्यान रखना है। एक तो रखना है जी लैटिन लैंग्वेज, पहले इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से शब्द से अपना कंप्यूटर शब्द बना है। और दूसरी जो लैंग्वेज ध्यान रखनी है वो है लैटिन लैंग्वेज, और आपको लैटिन वाला तो विशेष करके ध्यान रखना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से शब्द से अपना कंप्यूटर बना है, और लैटिन लैंग्वेज की कौन से शब्द से अपना कंप्यूटर शब्द बना है, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। और ज्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका लैटिन भाषा के कौन से शब्द से अपनी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इंग्लिश वाले का ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वाले का है कंप्यूट। क्या नाम है जी, कंप्यूट। जैसे अपना भारत नाम है ना,
वो ऐसे बोला जाता है ना कि भारत भरत ऐसे कुछ मतलब राजा थे, राजा भरत और 10 राजाओं का युद्ध वहीं से भरत से। फिर कुछ एक बोलते हैं कि भी सिंधु नदी के उस पार के लोगों को ना सिंधु मतलब ये जो यूनानी थे वो सह को है बोलते थे, ऐसा कुछ बन के फिर अपना फाइनली भारत हिंदुस्तान ऐसा शब्द निकला। ठीक उसी प्रकार से अपना जो ये कंप्यूटर है, अपना जो ये कंप्यूटर है, वो शब्द कैसे बना है ये हमसे पूछा जाता है। तो कंप्यूटर जो शब्द अपना बना है, वो 2 लैंग्वेज का ध्यान रखना है। एक पहली लैंग्वेज ध्यान रखनी है अपने कौन-सी? अपने को रखनी है जी इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से शब्द से निकला है? कंप्यूट से निकला है। और दूसरा कौन-सा ध्यान रखना है? दूसरा ध्यान रखना है जी लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैटिन मतलब ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से निकला है? तो कंप्यूटरे से निकला है। पूरी स्पेलिंग सेम रहेगी कंप्यूटरे, लास्ट में ए आर ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आर ई आ जाएगा। और एक अच्छी बात बताऊं, इन दोनों ही शब्दों का जो मतलब होता है वो होता है क्या? गणना करना। क्या करना जी? गणना करना। इन दोनों ही शब्दों का मतलब क्या होता है जी? गणना करना होता है। आपको पता है कि आज के टाइम में जो आप कंप्यूटर देख रहे हो, इस कंप्यूटर की बहुत सारी एप्लीकेशन को आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। मतलब हर जगह आप कंप्यूटर को देख पा रहे होगे। लेकिन स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर का जिस प्रकार से इसका जो विकास हुआ है टाइम टू टाइम, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें जो विकास हुआ है, मतलब वो आज के टाइम में इतनी एप्लीकेशन है। पहले ऐसा कोई पर्पज इसका नहीं था। स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आया, तो आप पढ़ते हो भी बेबीलोन से, उससे भी पहले एंशिएंट आप जाके देखोगे तो भाई चांद का घटना बढ़ना, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कैलकुलेशन के तौर पर, फिर जोड़ घटा गुना भाग, फिर थोड़ी बहुत मैथमेटिकली एक्सप्रेशन स्टार्ट हुई, एल्गोरिथम आया, डेसिमल के बाद, है ना, चार्ल्स बेबेज आते हैं जो आज की इस क्लास में, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जो दशमलव के बाद 22 अंकों तक फिर 50 अंकों तक गणना करनी स्टार्ट कर दी थी। तो स्टार्टिंग में जो आया था, आज के टाइम में इतनी एप्लीकेशन है, लेकिन स्टार्टिंग में इतनी एप्लीकेशन नहीं थी। स्टार्टिंग में तो हम जनरली पर्पज यानी कि बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भाग के तौर पर इसका प्रयोग कर रहे थे। इसी वजह से लैटिन भाषा के चाहे शब्द आप कंप्यूटरे कहिए, चाहे आप इंग्लिश भाषा के कंप्यूटर से कहिए, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? गणना करना। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा की कौन से शब्द से हुई है? तो कंप्यूट से। आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आपसे आपको कहना है कंप्यूटरे। अब बहुत सारे बच्चों के ना ऐसे संदेह होता है, सर दोनों ही ऑप्शन में हो। ऐसा नहीं होता। अगर फिर भी आ जाए तो आप कौन सी लैंग्वेज की तरफ जाएंगे? लैटिन लैंग्वेज की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, कौन से शब्द की तरफ जाएंगे? लैटिन के। क्योंकि आज के टाइम में हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ साइंस के वर्ड जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो कौन से लैंग्वेज के होते हैं? लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा से निकले हुए शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। इस वजह से आपको लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे बच्चों के ना ऐसे मन में रहता ही है, सर दोनों ही आगे तो क्या करना है? तो भाई दोनों आगे तो ध्यान रखिए, आपको कौन सी की तरफ जाना है? लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर की तरफ जाना है। फिर बात आती है कि कंप्यूटर शब्द का हिंदी में नाम क्या है? एक नाम तो यहीं से मिल जाएगा, गणना करना। तो गणना करने से हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर का एक नाम हो जाएगा जी सहगणक। क्या नाम हो जाएगा? सहगणक। कंप्यूटर का एक नाम क्या है? सहगणक है। गणना करने से क्या नाम हो जाएगा? सहगणक हो जाएगा। ठीक है, गणना करने को ही अपने, है ना, एक बहुत ही प्राचीन भाषा जिसको हम संस्कृत भाषा कहते हैं, वहां से लिए गए दो शब्द, एक है परिकलक। क्या नाम है जी? परिकलक। और दूसरा नाम क्या है जी? दूसरा नाम है जी अभिकलिंतर। क्या नाम है जी? अभी, नाम थोड़ा सा ये लास्ट वाला थोड़ा अजीब सा है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद करा दूंगा साथ साथ। अभिकलितर। क्या नाम है जी? अभिकलितर। और इन सब का मतलब भी क्या होता है? इन सब का मतलब भी होता है जी क्या करना? गणना करना। क्या करना जी? गणना करना। तो आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो पहला नाम क्या कहेंगे? पहला नाम कहेंगे जी अपना क्या? सहगणक। क्या नाम है जी? सहगणक। गणना करने से क्या बन जाएगा? सहगणक बन जाएगा। गणना करने से क्या बन जाएगा? सहगणक बन जाएगा। दूसरा नाम कहें तो क्या कहेंगे? परिकलक। क्या कहेंगे जी? परिकलक। दूसरा नाम कहें तो क्या कहेंगे? परिकलक। और तीसरा नाम कहें तो क्या कहेंगे जी? अभिकलितर। क्या कहेंगे जी? अभिकलितर। क्लियर है? एक बार पीछे वाली स्लाइड से, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज्ड, पर्पजली या पर्टिकुलरली यूज्ड। तीन शब्द ध्यान रखने, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। लास्ट के तीन अल्फाबेट आपको ध्यान रखने, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। फिर बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ध्यान रखेंगे कंप्यूटर जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है? गणना करना। फिर बात करें कि इनके हिंदी में नाम क्या है? सहगणक, परिकलक और अभिकलक। जो बच्चे नोट करना चाहे वो नोट कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है ना? ये तस्वीर आपने देखी होगी, इस पिक्चर से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ये है अपने चार्ल्स बाबा जी, है ना, चार्ल्स बेबेज। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। आपको पता है
कि कंप्यूटर का जो आज के टाइम में, मैं फिर से वही बात को रिपीट करूँगा, आज के टाइम में जो आप इतनी सारी एप्लीकेशंस देख रहे हो, ये स्टार्टिंग में ऐसे नहीं था। बहुत ही मतलब छोटे-छोटे ये कहेंगे कि विकास जो हुआ है इसका, वो बहुत छोटे-छोटे चरणों में हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्ट का विशेष योगदान रहा है, लेकिन फिर भी चार्ल्स बेबेज, ये बात है लगभग 1822 की, इंग्लैंड के, है ना? ये बहुत सारी इनके अंदर क्वालिटियाँ थी, दार्शनिक थे, प्रोफ़ेसर थे, है ना? और आविष्कारक थे, गणितज्ञ थे, बहुत सारे इनके अंदर क्वालिटियाँ थी। इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे चार्ल्स बेबेज, और बात है 1822 की। इन्होंने ना एक फर्स्ट टाइम एक डिफरेंस इंजन बनाया था, और इस डिफरेंस इंजन की खास बात ये थी कि ये पॉइंट के बाद, पॉइंट मतलब दशमलव के बाद, मैथ में पढ़ते हैं ना डेसिमल, दशमलव, उसके बाद स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम बनाया डिफरेंस इंजन, वो दशमलव के बाद तकरीबन तकरीबन कितने अंकों तक, तो तकरीबन तकरीबन 20 अंकों तक गणना कर सकता था। फिर 11 साल बाद 1833 में इन्होंने एक बनाया एनालिटिकल इंजन, तो लिखाऊंगा ये सब कुछ, जो दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना कर सकता था, है ना? और मतलब प्रोसेसिंग के लिए पंचमार्क का प्रयोग करता है, बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, जो मैं आपको डिटेल से तो कराऊंगा हिस्ट्री, जनरेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उस वाले चैप्टर में। हिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट ने आके क्या किया, उस जो उन्होंने बनाया था कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटर, या फिर या कहेंगे कि कंप्यूटर, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या-क्या इनके अंदर फीचर्स डाले गए थे, है ना? कौन-सी टेक्निक का प्रयोग किया गया था, वो सारा डिटेल से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से। लेकिन यहाँ आज हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना अपने को पता होना चाहिए कि जो फादर साहब है कंप्यूटर के, है ना? फादर साहब है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज है, और किस वजह से? 1822 में बने डिफरेंस इंजन, 1833 में बने एनालिटिकल इंजन की वजह। और फिर इसी एनालिटिकल इंजन के लिए एक लेडी आती है जिनका नाम है एडा लवलेस। क्या नाम है? एडा लवलेस। आप देख पा रहे होंगे, बहुत सुंदर लेडी है, और चार्ल्स बेबेज की फ्रेंड्स में से एक बताए जा रहे हैं ये, उनकी खास थी। और इन्होंने 1833 में बने एनालिटिकल इंजन के लिए फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम लिखा था, इसी वजह से मदर ऑफ कंप्यूटर कहलाती है, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहलाती है, फर्स्ट लेडी ऑफ प्रोग्रामर कहलाती है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर एक साइंटिस्ट और आते हैं, आपने देखा होगा, ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है? एलन ट्यूरिंग। और इन्होंने भी ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। कौन सी बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, इस वजह से एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने को कवर करने हैं, और डिटेल से मैं एक बार फिर से कहूंगा, डिटेल से इन सब के बारे में हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो हेडिंग डालेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के पिता, जो मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में जिन्होंने कोई विशेष काम किया है, इस वजह से उनको फादर, मदर, इन सब की उपाधि दे दी जाती है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज किस वजह से है फादर ऑफ कंप्यूटर? तो कहेंगे कि 1822 में, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? 1822 में इन्होंने दिया था जी क्या? डिफरेंस इंजन। क्या दिया था? डिफरेंस, हिंदी में भी लिख दूंगा, डिफरेंस इंजन। क्या दिया था जी? डिफरेंस इंजन दिया था। अच्छा, डिफरेंस इंजन हिंदी में भी कैसे लिखा जाएगा? डिफरेंस इंजन को डिफरेंस इंजन लिखा जाएगा, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। कब दिया था? तो ये बात है कब की? 1822 की। और डिटेल से मैंने पहले बता दिया, लिखना चाहो तो कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंकों तक? 20 अंकों तक ये गणना करने में सक्षम था। दशमलव के बाद कितने अंकों तक? तो क्या कहेंगे? 20 अंकों तक गणना करने में ये सक्षम था। लेकिन मैं ये बात आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि डिटेल से इस इन सब के बारे में हम कौन से टॉपिक में कवर करेंगे? हम टॉपिक में कवर करेंगे हिस्ट्री, जनरेशन और क्लासिफिकेशन, जो आपका शायद तीसरा या चौथा चैप्टर है, वो आपने सिलेबस में देखा होगा। ठीक इसके 11 साल बाद 1833 में, 1833, मतलब 11 साल बाद इन्होंने दिया क्या? एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन दिया था? एनालिटिकल इंजन। और ये जो एनालिटिकल इंजन है, इसकी विशेष क्या बात थी? इसकी विशेष बात ये थी कि ये दशमलव के बाद 50 अंकों तक, 50 अंकों तक गणना करने में क्या था? सक्षम था। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? सेम का सेम लिखा जाएगा। अब देख लो, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन बात ये है कि भाई बाइलिंगुअल बोल रखा है, तो ये सारी चीजें मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप हिंदी में लिखो, चाहे आप किस में लिखो, इंग्लिश में लिखो। और मैं हिंदी में लिखूंगा तो नॉर्मल सी बात है, स्पेलिंग, मात्रा और ये सब ना इग्नोर कर देना भाई, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा हाथ अपना तंग ही है।
मात्राओं के मामले में। इन्होंने क्या दिया था? एनालिटिकल इंजन दिया था। एनालिटिकल इंजन। इसी एनालिटिकल इंजन को बताऊं मैं, एक नाम और है विश्लेषणात्मक इंजन। क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक इंजन। लेकिन फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखना, इन्होंने क्या दिया था? एनालिटिकल इंजन दिया। क्या दिया था? एनालिटिकल इंजन। बताइए क्लियर है क्या? और इसकी खास बात क्या थी? ये दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 20 नहीं 50 अंकों तक, कितने अंकों तक? 50 अंकों तक गणना करने में क्या था? सक्षम था। 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम। तो आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कहाँ के थे चार्ल्स बेबेज? लिखना चाहो तो जो बच्चे लिख सकते हैं, इंग्लैंड के थे, है ना। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी। शायद इनका जन्म 1700 समथिंग में हुआ था, शायद 1791 से लेकर 1870 तक इनका शायद जीवन काल है। बहुत सारे हम देख लेंगे, वो कोई पेपर में पूछा नहीं जाता। लेकिन इनके अंदर खासियत बहुत थी, बहुत सारे इनके अंदर गुण थे, जिसमें से कुछ एक प्रोफेसर थे, आविष्कारक थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया, जो दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। फिर 11 साल के बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, जो दशमलव के बाद कितने अंकों तक? 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। इसी एनालिटिकल इंजन को हम क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक इंजन भी बोलते हैं, जो डिटेल से मैं आपको लिखाऊंगा हिस्ट्री, जनरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये थे चार्ल्स बेबेज। क्लियर है? जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर लेगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। और फिर जो नेक्स्ट है, वो इसी एनालिटिकल इंजन के लिए, किसके लिए? एनालिटिकल इंजन के लिए एक साइंटिस्ट आती है जिनका नाम है एडा लवलेस। कौन आती है जी? एडा लवलेस। और वो एडा लवलेस इसी एनालिटिकल इंजन के लिए क्या लिखती है? प्रोग्राम लिखती है। इसी वजह से क्या कहलाती है? मदर ऑफ कंप्यूटर कहलाती है, जिनका नाम क्या है? एडा लवलेस। फॉरनर साइंटिस्ट आपको पता है ना, तो नाम इनके यही रहेंगे। तो एडा लवलेस, ये एडा लवलेस है ना, ये एडा लवलेस किसके लिए प्रोग्राम लिखती हैं? तो ध्यान रखना, ये प्रोग्राम लिखती है किसके लिए? फर्स्ट प्रोग्राम लिखती है, फर्स्ट प्रोग्राम फॉर, किसके लिए लिखती है? तो ध्यान रखेंगे, ये लिखती है किसके लिए? एनालिटिकल इंजन के लिए, इंजन के लिए। किसके लिए लिखती है? एनालिटिकल इंजन के लिए लिखती है। ये दिखाई दे रहा है क्या यहाँ इधर? एनालिटिकल इंजन के। इसी वजह से एडा लवलेस के पास कुछ विशेष नाम की उपाधि है। एक तो कहलाएगी मदर ऑफ कंप्यूटर, जो ऊपर लिखी रखा है मैंने। इसके अलावा इनको क्या कह सकते हैं? इसके अलावा बोल सकते हैं मदर ऑफ प्रोग्रामर, मदर ऑफ प्रोग्रामर। ये सेम का सेम आपको हिंदी में भी लिखना है, लिखना चाहो तो कोई बच्चा, यानी कि प्रोग्रामर की माता, मदर ऑफ प्रोग्रामर। और बोल सकते हैं इनको क्या? फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। सेम के सेम ही शब्द है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से ये पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रोग्रामर किसके लिए लिखा था? एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था। एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था, इंग्लिश लिख दिया मैंने। किसके लिए लिखा था? एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था। ठीक है, तो इस वजह से मदर ऑफ प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, और एक लास्ट नाम वो लिख लीजिए, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर। कौन कहलाई थी? आपकी एडा लवलेस कहलाई। तो ये इन इन शब्दों से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या? मदर ऑफ कंप्यूटर आपको पता लग गया है, एडा लवलेस है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था किसके लिए? एनालिटिकल इंजन के लिए। इस वजह से इनको क्या क्या नाम से पुकारा जा सकता है? मदर ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम की माता।
फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, पहली प्रोग्रामर जिन्होंने, प्रोग्राम को लिखने वाले को क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं, जिन्होंने प्रोग्राम लिखा था कंप्यूटर के लिए। और फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से किन्हें जाना जाता है, एडा लवलेस। एक बार जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा, और थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करते हैं। देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर नाम ध्यान रखना है, चार्ल्स बेबेज, बाबा साहब ही इनको, वो बाबा साहब ना, नहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर, चार्ल्स बेबेज, ये अपने लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले चार्ल्स बेबेज है। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन, फिर 11 साल के बाद 1833 में कौन सा, एनालिटिकल इंजन। डिटेल से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये 20 अंकों तक और ये दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। और एनालिटिकल इंजन को हम विश्लेषणात्मक इंजन भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ विशेष फीचर्स थे। फिर कहेंगे मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर है आपकी एडा लवलेस। ये एडा लवलेस मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों बनी, क्योंकि 1833 में जो आया था एनालिटिकल इंजन, कौन सा आया था, एनालिटिकल इंजन, इनके लिए इन्होंने प्रोग्राम लिखा था। तो फर्स्ट प्रोग्रामर फॉर एनालिटिकल इंजन, इसी वजह से इनको मदर ऑफ प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर और फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से भी जानते हैं। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस मतलब साइंस के मतलब साइंटिस्ट से के नाम से रिलेटेड, वो है एलन ट्यूरिंग। कौन है, एलन ट्यूरिंग। ये कौन है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन है जी, एलन, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। अच्छा, किसके लिए है, तो इन्होंने जो खोज की थी वो किसकी थी, वो की थी ट्यूरिंग मशीन की। किसकी की थी, ट्यूरिंग मशीन की इन्होंने खोज की थी। इस वजह से इनको इनके विशेष योगदान के लिए, इस ट्यूरिंग मशीन की क्या विशेषता है ना, कैसे इसका यूज करते हैं, क्या इसके एडवांस फीचर थे, इस वजह से, जिसकी वजह से इन साइंटिस्ट साहब को, जिनका नाम क्या था, एलन ट्यूरिंग था, जिनकी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया, वो सब हम मैंने पहले बता दिया, उस चैप्टर में कवर किया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, आपके हैं कौन, एलन ट्यूरिंग। तो 3 साइंटिस्ट के नाम आए हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहले हैं चार्ल्स बेबेज, कौन है, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज है ना, बेबेज, इन्हीं बेबी, चार्ल्स बेबेज, इन्हीं बेबीज, ये बेबी शब्द है ना, चार्ल्स बेबेज, बेबी, इनको बेबी बोलकर लव करने वाली कौन थी, एडा लवलेस थी। कौन थी, एडा लवलेस थी। ऐसे याद कर लेना लिंक करके, इनको लव, बेबी बोलकर लव करने वाली है ना, बेबी बोल के लव करने वाली कौन थी, एडा लवलेस थी। और फिर एक साइंटिस्ट आए कौन, जो ऊपर नाम लिखा है वो कौन है, एलन ट्यूरिंग। कौन है जी, एलन ट्यूरिंग। तो 3 साइंटिस्ट के नाम एक बार ध्यान रख लीजिए, बाकी डिटेल से हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर है। कौन है जी, फादर ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर के पिता है। एडा लवलेस कौन है, मदर ऑफ कंप्यूटर है, जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था चार्ल्स बेबेज के बने हुए एनालिटिकल इंजन के लिए। और एलन ट्यूरिंग कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, जिनकी बदौलत ट्यूरिंग मशीन आज आपके आज जो कंप्यूटर आपका इतने अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ट्यूरिंग मशीन का भी कोई विशेष योगदान रहा है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का। तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और स्टैटिक फैक्ट वाला डाटा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम कब बनाते हैं, कि भाई आज के टाइम में आपको पता है कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर हम कंप्यूटर का यूज नहीं करते। तो उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, NIIT, NIIT यानी कि नेशनल, फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, नेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, हिंदी में सेम का सेम लिखा जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म आपको पता है हिंदी और इंग्लिश में सेम रहती है। तो फर्स्ट टाइम NIIT के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बात है कब की, 1981, 1981 के द्वारा, नेशनल NIIT के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2 दिसंबर को, कब, 2 दिसंबर को फर्स्ट टाइम, 2 दिसंबर को फर्स्ट टाइम आपका क्या बनाया गया, कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया गया। क्या बनाया गया जी, कंप्यूटर
कंप्यूटर साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस बनाया गया। और तब से लेकर आज तक हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बना रहे हैं? 2 दिसंबर को ही बना रहे हैं। शुरुआत किसने की? आज भी यही करता है इसको, है ना? मतलब इसके क्षेत्र में नई-नई खोजों से रिलेटेड, है ना, जागरूकता फैलाने के लिए एनआईआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 दिसंबर को क्या बनाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब मैं बताऊं, 2023 के कंप्यूटर साक्षरता दिवस का थीम आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। 2023 के कंप्यूटर साक्षरता दिवस का थीम आपके रिसेंटली मैंने पेपरों को एनालाइज करता रहता हूँ, तो उसमें देखा 2023 के कंप्यूटर साक्षरता दिवस का थीम पूछ लिया गया है। तो 2023 का पूछ लिया गया है, तो 2024 के पूछते हुए इनको जोर नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे 2024 के कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो हम कब बनाते हैं? 2 दिसंबर को बनाते हैं। तो उसका थीम आपको ध्यान रखना है। 2024 के कंप्यूटर साक्षरता दिवस का थीम मैं सीधा लिख देता हूँ, थीम आपको ध्यान रखना है। तो थीम क्या है? 2023 का भी बता दूंगा, लेकिन 2024 का अपने को विशेष करके याद करना है। वो है डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा-बड़ा आप क्यों लिखते हो? तो भाई मेरा बड़ा-बड़ा लिखने का मतलब ये है कि जब आप क्लास को पूरा होने के बाद जब आप पीडीएफ सेक्शन में जाओगे ना, तो टाइम नहीं लिखना चाहिए लगना चाहिए। साफ-साफ बिल्कुल ऐसे नज़र आना चाहिए कि हाँ, सर ने ये बताया था, ये बताया था। और जब मैं ना क्लास खत्म हो जाएगी ना, जैसे कुछ एक शब्द आगे पीछे मैंने लिख रखे हो, ऊपर-नीचे लिख रखे हो, उनको भी मैं इरेज़ करके ना सेम डिट्टो कॉपी साफ का साफ और लिख दूँगा, ताकि बच्चे को ना पढ़ने में ना आनंद आए और एक-एक चीज़ उसके माइंड में ऐसे सेट हो जाए कि हाँ, अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हमें दिखा, तो हम फोड़ देंगे। तो 2024 का जो थीम था 2 दिसंबर को जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है, उसका क्या है? डिजिटल के माध्यम से पीढ़ियों का, माध्यम से पीढ़ियों, पीढ़ियाँ मतलब जनरेशन जो चलती रहती है, पीढ़ियों का, पीढ़ियों को सशक्त बनाना। क्या बनाना जी? सशक्त। अब देखो कोई हिंदी में नाम आ जाता है ना, सशक्त बनाना, तो मेरा थोड़ा-सा हाथ है ना तंग हो जाता है, बनाना। ये था 2024 का थीम। अच्छा 2023 का बता ही दीजिए सर, तो 2023 का मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो पूछ लिया गया डाटा, अब नहीं पूछा जाएगा। वो था क्या? परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना। 2023 का क्या था? परिवर्तनशील मतलब जो विश्व में हाल फिलहाल में जितना भी ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना? आपको पता है वैसे तो देश की मतलब पूरे विश्व में हालात कुछ ऐसे हैं कि कब वर्ल्ड वार छिड़ जाए इसका कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि और 2023 का जो था परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना। परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना और 2024 का जो थीम है वो है डिजिटल के माध्यम से पीढ़ियों को सशक्त बनाना। डिजिटल के माध्यम से पीढ़ियों को क्या बनाना? सशक्त बनाना। तो आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। कब से इसकी शुरुआत की गई? 1981 को। किस दिन बनाते हैं? 2 दिसंबर को बनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 2024 का थीम क्या है? वो है 2024 का थीम है डिजिटल के माध्यम से पीढ़ियों को सशक्त बनाना। इसको ना 2024 और 2023 का भी मैं लिख दूँगा क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत सारा संदेह चलता रहता है कि सर 2023 का नहीं लिखवाया आपने, तो वो भी मैं लिखवा दूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है जी आपका क्या? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, और इस परिभाषा में जो शब्द आएँगे वो बहुत ख़ास है, ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे। ये था जो अभी तक हमने पढ़ा था वो कुछ स्टैटिक डाटा था, जो हमने कवर कर लिया है और होप सो कि आपको साथ-साथ याद हो गया होगा। सबसे पहले हमने फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर देखी, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है, वो लैटिन भाषा के कंप्यूटरे, ये विषय ध्यान रखना है, और इंग्लिश भाषा के कंप्यूट, और दोनों का मतलब क्या होता है? गणना करना। फिर हिंदी नाम देखा, गणना करना से सैकड़क, परिकलक और अभिकलितर। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर जो फादर साहब हैं वो है चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन के लिए 1822 में, और 1833 में एनालिटिकल इंजन के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई इसी एनालिटिकल इंजन के लिए जिन्होंने प्रोग्राम लिखा था वो थी एडा लवलेस। इसी वजह से मॉडर्न नहीं, मदर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामर या फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर के नाम से किसे जानते हैं? एडा लवलेस के लिए हम जानते हैं। फिर हमने देखा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है वो है एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। किसके लिए? ट्यूरिंग मशीन के लिए। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस जिसको बनाने की शुरुआत की थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1981 में।
तब से लेकर आज तक किस दिन बनाया था? 2 दिसंबर को, तो 2 दिसंबर को ही बनाते हैं। और 2024 का जो थीम था वो विशेष करके ध्यान रखना है, 23 वाला भी मैं लिख दूँगा, वो है क्या? डिजिटल के माध्यम से पीढ़ियों को सशक्त बनाना, डिजिटल के माध्यम से पीढ़ियों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है कंप्यूटर की डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की परिभाषा, तो लिखेंगे कंप्यूटर एक है ना, कंप्यूटर एक क्या है? एक ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मशीन है। एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार मैं लिखवा दूं बस। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो जो ब्लैक में मैं लिखूंगा, उन शब्दों पे विशेष फोकस करना है। यूजर से यूजर से इनपुट ग्रहण करता है, यूजर से इनपुट ग्रहण करता है और दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं निर्देश। ये सब शब्द लिखेंगे हम जब इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के अनुसार गणनाएं कर कर इंस्ट्रक्शन के अनुसार गणनाएं कर कर करके यूजर को आउटपुट ना यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। ये किताबी डेफिनेशन होगी, ठीक है। जो बच्चा लिखना चाहे वो लिख सकता है कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक क्या है? ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं लिखा मैंने, ऑटोमेटिक लिखा है। फुल्ली ऑटोमेटिक का तो मतलब ये हो गया भाई कंप्यूटर को ना अपने इंसान की जरूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि भाई ये तो फुल्ली ऑटोमेटिक है, इस पे अपने को इंस्ट्रक्शन देने की क्या जरूरत है। तो मैंने लिखा कि एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट ग्रहण करता है। तो यूजर कौन है? यूजर आप और हम सब कौन है? यूजर है। लेकिन एक इसमें विशेष पॉइंट ये है कि जो यूजर है वो आपका इंसान होने के साथ साथ, इंसान में तो सब आ गए, इंसान में कौन आ गए? इंसान में मेल आ गया, फीमेल आ गया और थर्ड जेंडर भी आ गया, ठीक है। तो इंसान में तो हम आ गए, यानी कि ह्यूमन बीइंग आ गए, मानव जाति आ गई। लेकिन इंसानों के अलावा भी यूजर आपके हो सकते हैं, और वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके रोबोट और मशीन। तो इसी रोबोट और मशीन और इंसान के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए तभी तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हो तो क्या करते हो? कैप्चा नामक डिवाइस से कैप्चा को डालते हो। देखा होगा आपने कैप्चा क्या, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। तो कैप्चा वो है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड नंबर डालने के बाद आपसे कैप्चा भरवाया जाता है। और कैप्चा मेनली आपने देखा होगा कि भाई कोई इमेज बेस हो सकता है या कोई अल्फाबेट डालने को लिए बोल सकते हैं। ऐसे अल्फाबेट होते हैं और उनके बीच में ऐसे लाइनिंग लाइनिंग सी आती रहती है, धुंधले से दिखाई देते हैं। कभी कभार आपको इमेज पहचानने को दे दिया जाता है, तो वो क्या है? कैप्चा होता है। तो जो वो कैप्चा होता है ना, वो इस वजह से होता है कि जो यूजर है वो चेक करना चाहता है कंप्यूटर पे यूजर आपका कौन है, कोई इंसान है या फिर कोई रोबोट या मशीन है। तो इनपुट ग्रहण करता है यूजर से और दिए गए इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब जो कमांड आप दे रहे हो कंप्यूटर को, कोई टास्क आप करने के लिए दे रहे हो, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार गणनाएं करके फिर से गणनाएं करके किसको आउटपुट दे देता है? यूजर को ही आउटपुट प्रदान कर देता है। यूजर को ही क्या कर देता है जी? आउटपुट प्रदान कर देता है। इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सब डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक शब्द आया कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब क्या है इसका? ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि भाई कंप्यूटर को आपने एक बार कोई इंस्ट्रक्शन, कोई टास्क दे दिया, कोई कमांड दे दी, तो वो उसको तब तक परफॉर्म करता रहेगा जब तक या तो वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए या फिर आपके द्वारा बीच में कोई और टास्क उसको ना दे दिया जाए। यानी कि आपके द्वारा दिए गए कमांड, इंस्ट्रक्शन या निर्देश के अनुसार वो काम तब तक करता रहता है जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर तब तक जब तक आपके द्वारा उसके बीच में कोई बाधा ना डाला जाए।
तो ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, एक शब्द आया इलेक्ट्रॉनिक्स। इस इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब उससे होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो सारी की सारी किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कंप्यूटर भी आपका किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। वो बात अलग है कि घरों में अपने एसी आती है, लेकिन कंप्यूटर के पावर सप्लाई के तौर पर हम किसका यूज करते हैं? डीसी का यूज करते हैं। तो उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली एक डिवाइस होती है इसके अंदर, वो हम बाद में देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो एक मशीन के तौर पर काम करता है, जो यूजर से इनपुट ग्रहण करता है। यूजर का मैंने मोटा मोटा बता दिया, नेक्स्ट पेज पे मैं कैप्चा के बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन इस डेफिनेशन का हम पोस्ट मास्टर कर रहे हैं। यूजर से इनपुट ग्रहण करता है, दिए गए इंस्ट्रक्शन। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इस बात को समझो। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहूंगा। भाई कंप्यूटर को आपने बोल दिया कि भाई 2+3 करके बताओ। ये जो आपने बोला है 2+3 करके बताओ, ये 2+3 क्या है आपकी? ये 2+3 आपकी बेटा है इनपुट। ये क्या है जी? इनपुट होगी। 2+3 करके बताओ। अच्छा, इनपुट में भी ध्यान से देखो आप, यहाँ यूजर, कोई एक यूजर होगा। यूजर आपका इंसान भी हो सकता है, रोबोट या मशीन भी हो सकता है। उसने 2+3 करने को कहा कंप्यूटर को। तो ये 2 और 3 ये तो हो गया आपका इनपुट में कोई डाटा, कोई आंकड़ा, जिसे रॉ फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े बोलते हैं। और बीच में ये जो प्लस का निशान लगाया है ना, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को आपने 2 और 3 तो दिया, लेकिन उस 2 और 3 के बीच में आप क्या करवाना चाहते हो? 2 और 3 के बीच में आप प्लस का साइन डलवाना चाहते हो। ऐसे भी हो सकता था कि 2 और 3 के आप क्या करवाना चाहो? मल्टीप्लाई करवाना चाहो। तो ये 2 और 3 आपकी होगी इनपुट, लेकिन इस इनपुट में 2 और 3 तो क्या है आपका? आपका एक कोई डाटा है, कच्चे आंकड़े हैं, और उनके बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन डाला है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या करता है? गणनाएं करता है। गणनाएं करने के बाद जो ये गणनाएं करता है, गणनाएं करने को क्या बोलते हैं? है ना, गणनाएं करने के बाद उस गणनाएं करने को बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं जी? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कर दी, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको क्या दे देगा? एक आउटपुट दे देगा। तो इनपुट ग्रहण करने करता है, और दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार गणनाएं, गणनाओं को आप प्रोसेसिंग शब्द भी बोल सकते हो। गणनाओं को अगर के अनुसार प्रोसेसिंग शब्द भी बोल सकते हो। मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ। अगर किसी बच्चे को लगता है कि गणनाएं का क्या मतलब है सर, गणनाएं का मतलब क्या है, तो कंप्यूटर की शब्द में उसको बोलता है, क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है जी? प्रोसेसिंग करता है ना? क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद, गणनाएं शब्द था ना, उसके ब्रैकेट में प्रोसेसिंग शब्द लिख लीजिए। प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद यूजर को क्या कर देता है? आउटपुट दे देता है। तो ध्यान से समझिए बेटा, ये जो बीच में आपने इक्वल टू का साइन लगाया है, ये क्या कर रहे हैं हम? कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर इसका मतलब क्या है? हम कंप्यूटर के अंदर इसका मतलब है हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को आपने 2+3 करने को कहा, तो उसने 2+3 कैलकुलेशन की है, गणनाएं की है। उसी गणना को हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं, है ना, निष्पादन बोलते हैं उसको। और फिर हमें क्या दे दिया? एक आउटपुट दे दिया। आउटपुट पे क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये 5 आपकी क्या है बेटा? ये 5 आपकी आउटपुट। ये है प्रॉपर डेफिनेशन कि कंप्यूटर को यूजर के द्वारा जो इनपुट दी जाती है, इनपुट में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, भाई 2+3 करो, यहाँ आपने बोला 2 और 3 करो, 2 और 3 क्या करो? उनकी मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसने गणनाएं की, प्रोसेसिंग की, और आउटपुट के तौर पर आपको क्या दे दिया? 6 दे दिया। तो ये इक्वल टू का साइन आपका प्रोसेसिंग है, और ये जो आउटपुट आई है वो आपकी क्या है? 6 है। और ये कंप्यूटर के अंदर पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया? एक प्रकार का एक छोटा सा टास्क कर दिया कि 2+3 या 2 गुना में 3 करके आपने इनपुट दी। इनपुट पे इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसने प्रोसेसिंग की, और आपको क्या दे दी? आउटपुट। तो क्या दे दी? एक आउटपुट। तो पूछा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या टास्क करते हैं, तो हम बोल देंगे कि यूजर से इनपुट लेता है, दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार उस पर गणना करता है, और गणना करने के बाद आपको क्या दे देता है जी? आउटपुट दे देता है। तो बेटा ये आपकी क्या होगी? इनपुट हो गई। ये आपकी क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। और बेटा ये आपकी क्या होगी? आउटपुट। क्लियर है? जो बच्चा इस प्रॉपर डेफिनेशन को लिखना चाहे वो लिख लेगा। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फिर हम देखेंगे कि ये यूजर क्या है, और यूजर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। देखिए, इसने एक शब्द यूज किया था, यूजर। आपने जो अभी उसी बात को एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। आपने बोला दो, अच्छा थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट कर। देखो, यूजर के द्वारा क्या दी जाती है? यूजर के द्वारा कोई इनपुट दी जाती है। यूजर के द्वारा क्या दी जाती है? कोई इनपुट दी जाती है। हम कंप्यूटर को यूजर के द्वारा क्या दी जाती है? कोई इनपुट दी जाती है। उस इनपुट पे कंप्यूटर क्या करता है? उस इनपुट पे कंप्यूटर करता है प्रोसेसिंग। एक डायग्राम भी बनाऊंगा मैं आगे, जिसको आईपीओ डायग्राम बोलते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं।
प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर आपको क्या दे देगा, एक आउटपुट दे देगा। क्या दे देगा, आउटपुट। अच्छा, ये आउटपुट देगा किसे, तब हम फिर से कहेंगे ये आउटपुट किसे दे देगा, यूजर को दे देगा। किसको दे देगा, यूजर। तो कंप्यूटर का जो टास्क है वो टास्क यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इनपुट आपने दी, कोई इनपुट डिवाइस है, उस पर कंप्यूटर ने क्या की, प्रोसेसिंग की, और आपको क्या दे दी, आउटपुट दे दी। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये यूजर, तो आपने देखा कि ये यूजर है बेटा, वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो कोई ह्यूमन बींग्स हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, कोई ह्यूमन बींग्स यानी कोई मानव हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हो सकता है, इन्हें यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, मानव कहेंगे। या तो कोई ह्यूमन बींग्स हो सकता है, या फिर बेटा कोई आपका यूजर है ना, वो रोबोट, और या फिर क्या हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है। आप कहोगे सर इसके बारे में क्यों बता रहे हो आप, तो बेटा इसके बारे में इस वजह से बता रहा हूँ कि आपकी कैप्चा है ना, जो ह्यूमन बींग्स यानी कि मैं क्या कहूँ, कोई मानव हो गया या फिर कोई रोबोट या मशीन हो गई, उसके बीच में भेद पैदा करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं। वी कंप्यूटर उसको कैसे पहचाने कि ये जो इनपुट देने वाला है ये कोई इंसान है या कोई रोबोट या मशीन है, तो उसके लिए कंप्यूटर में एक टेक्निक का हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्चा। क्या यूज करते हैं, एक टेक्निक का यूज करते हैं बेटा, और उसका नाम क्या है, कैप्चा है। उस कैप्चा की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो इस कैप्चा की फुल फॉर्म आज तक एग्जाम में आई है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो फिर साथ साथ हम कैप्चा से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे कि 2023 3 में, 23 नहीं 3 में 4 साइंटिस्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम कैप्चा बनाया गया, और कौन से ऐसे कैप्चा है जिसका प्रयोग हम ज्यादातर यूज करते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्चा कौन से है, वो भी हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेंगे, ताकि कैप्चा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अपना कवर हो जाए। तो यूजर के द्वारा कोई इनपुट दी गई, इनपुट प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होकर एक आउटपुट दे दी जाएगी। हम पढ़ेंगे कि इनपुट में क्या क्या होता है, प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का कौन सा पार्ट रोल ज्यादा प्ले करता है, और आउटपुट में कौन सा क्या, कौन सी डिवाइस के थ्रू में आउटपुट में सब कुछ आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूजर, तो यूजर आपका एक इंसान हो सकता है, ह्यूमन बींग्स यानी कि कोई मानव हो सकता है, और मानव के अलावा आपका क्या हो सकता है, कोई रोबोट या मशीन हो सकती है। तो उन्हीं उन्हीं के बीच में भेद करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, कैप्चा का यूज करते हैं। अच्छा, कोई वैसे इस फुल फॉर्म मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा दूंगा, लेकिन इस कैप्चा से रिलेटेड अगर कोई एक बात आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, तो आप कहोगे जो ये सर कैप्चा नामक डिवाइस है ना, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम मशीन और मानव के बीच में विभेद करने के लिए करते हैं। लिख लीजिए, कर कोई लिखना चाहे, कैप्चा नामक डिवाइस है ना, वो क्या करती है, क्या करती है, विभेद करती है किस किस के बीच में, मानव और मशीन के बीच में। मानव मानव और मशीन, मशीन में आपका रोबोट आ गया है ना, मशीन के बीच विभेद पैदा करती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर आप स्लो करवा रहे हो, तो भाई आपके पास ना ऑप्शन है, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो 1.5 या 2 की स्पीड में देख लेंगे, और जो ऐप में देख रहे हैं वो 3-4 की स्पीड में भी देख लेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो, जो बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा है ना भाई, उसके लिए भी ये बैच है, तो उसको बहुत अच्छे से कवर करवाता जाएगा, करवाते हुए चलेंगे भाई, एक एक चीज को अच्छे से बारीकी से हम बताएंगे। तो हमने देखा कि यूजर है वो इंसान या कोई रोबोट या मशीन हो सकता है, उसके बीच में भेद करने के लिए हम कैप्चा का यूज करते हैं। उसी के तौर पर हम लिख सकते हैं कि ये कैप्चा नामक डिवाइस है वो मानव और मशीन के बीच में क्या करती है, विभेद पैदा करती है। तो अब बात करते हैं कि इस कैप्चा की फुल फॉर्म क्या है जो पेपर में पूछी गई। तो कैप्चा से रिलेटेड फुल फॉर्म आप लिखेंगे, क्या बोलेंगे, कंप्लीटली, कंप्लीटली याद हो जाएगी साथ साथ, और इसकी डेफिनेशन भी इसकी फुल फॉर्म से भी आपको क्लियर हो जाएगी। कंप्लीटली ऑटोमेटिक, कंप्लीटली ऑटोमेटिक क्या है, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है। पी फॉर क्या हो जाएगा, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, पब्लिक कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट किसके लिए है, ये टेस्ट है टू टेल एस, तो ये शॉर्ट फॉर्म में छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ ना, ये कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है शब्द, ये है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, है ना। ट्यूरिंग टेस्ट किसके लिए है, किसके लिए, टू टेल एस, टू टेल एस क्या बताता है ये, अब आएंगे इंपॉर्टेंट बात जिससे डेफिनेशन क्लियर होगी। टू टेल एस कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर है
कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, भाई दोनों के दोनों अलग हैं कि भाई आपका जो कंप्यूटर है, यार ये कंप्यूटर में ना मैं ई लगाना भूल जाता हूँ, ई तो लगा देता हूँ, आर लगाना भूल जाता हूँ। कंप्यूटर ये क्या बता रहा है कि भाई जो आपका कंप्यूटर है ना और आपका ह्यूमन दोनों क्या है, अलग अलग है, अपार्ट। आप कहोगे सर इसमें रोबोट मशीन का तो कोई जिक्र नहीं है, बेटा ये रहा कंप्यूटर भी आपकी क्या एक प्रकार की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और कंप्यूटर एक रोबोट के तौर पर भी तो हम प्रयोग कर रहे हैं कि जिसको हम स्पेसिफिक कमांड दे देते हैं और उसी के अनुसार वो भी आगे से किसी मशीन से काम करवा देता है। तो कैप्चा की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या बोलेंगे, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। किसके लिए है ये टेस्ट, किसके लिए, तो हम कहेंगे कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। भाई कंप्यूटर और ह्यूमन है ना दोनों अलग अलग पार्ट है, इसके बीच में विभेद करने के लिए, किसके बीच में, कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में विभेद करने के लिए कि भी दोनों अलग अलग है, हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, कैप्चा का टेक्निक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इस कैप्चा की शुरुआत कब से हुई, तो लिखेंगे साइंटिस्ट के नाम, याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई 2003 में चार साइंटिस्ट थे। सबसे पहले थे लुइस वॉन। कौन थे, लुइस वॉन। लुइस वॉन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैप्चा के आविष्कार में योगदान दिया। दूसरे थे जॉन लेगफोर्ड, अंग्रेजी साइंटिस्ट है, तो नाम थोड़े से अटपटे रहते हैं। याद हो तो अच्छी बात है, मैंने पहले ही बता दिया, ना याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जॉन बॉन, सॉरी लुइस बॉन, जॉन, मैंने तो ऐसे याद रखा है तभी बोल, जॉन वॉन, फिर बलम हुपर, जॉन वॉन बलम हुपर, तो लुइस बॉन, जॉन लेगफोर्ड, फिर कौन है, मैनुअल बलम है, मैनुअल बलम। वो नहीं मेरा बलमा थानेदार, ये मैनुअल बलम है, ठीक है। जॉन वॉन, जॉन वॉन मैनुअल बलम हुपर यानी कि निकोलस हुपर। देख लो मेरे को भी याद करने के लिए इसमें कोई जुगाड़ करना पड़ा तो आपको भी दिक्कत आएगी, इस वजह से आपसे याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि इतने मुश्किल नाम शायद ही पेपर में पूछे जाए, और अपना कोई स्टैटिक जीके नहीं है ये, अपना ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो बस ध्यान रखना कि चार साइंटिस्ट थे, लुइस वॉन, जॉन वॉन बलम हुपर, जॉन बलम बलम हुपर, ऐसे बोलते हैं ना, जॉन वॉन मेरा बलम है हुपर है, जॉन वॉन बलम बलमा, तो ऐसे याद कर लीजिए, जॉन वॉन बलम हुपर। तो चार साइंटिस्ट थे, बात है कब की, 2003 की, जिन्होंने कैप्चा नामक डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया, जो किसके तौर पर प्रयोग किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है रोबोट और मशीन के बीच में क्या करने के लिए, विभेद करने के लिए। कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट दोनों अलग अलग है। अब बात करते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्चा हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सामान्य प्रयोग पहले लिखेंगे, सामान्य प्रयोग होने वाले कैप्चा, प्रयोग में आने वाले कैप्चा, मतलब जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो सामान्यतः किस किस प्रकार कैप्चा को आप देखते हो, सामान्यतः प्रयोग होने वाले कैप्चा कौन कौन से हैं, क्योंकि ज्यादातर सर हमने ये कैप्चा देखे हैं। तो एक ध्यान रखेंगे, इमेज बेस्ड, एक ध्यान रखेंगे इमेज बेस्ड, यानी कि आपसे कोई तस्वीर पूछ ली जाएगी, जैसे चार पांच अलग अलग देंगे और उसमें बोल लिया जाएगा कि बताइए कि बाइसिकल कहाँ है, मतलब साइकिल कहाँ है, कार पूछ ली जाएगी, ट्रैफिक सिग्नल पूछ लिए जाएंगे, आते हैं ना ऐसे। इमेज बेस्ड हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, तो लिखेंगे ऑडियो या वीडियो बेस्ड हो सकते हैं, ऑडियो या वीडियो बेस्ड हो सकते हैं। आप कहोगे ये तुमने नहीं देखे, आते हैं भाई ये भी, लेकिन अपने सिंपल सिंपल से आते हैं, ऑडियो या वीडियो बेस्ड हो सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली अल्फाबेट होते हैं। कौन से होते हैं जी, अल्फा बेस्ड, अल्फाबेट, अल्फाबेट की क्या स्पेलिंग रहती है, अल्फा बेस्ड, यानी कि आपके ए बी सी डी के तौर पर यूज किए जाते हैं।
हिंदी में लिख लीजिए, यानी कि कोई इमेज यानी चित्र बेस, ऑडियो या वीडियो, समझते हो ना, ध्वनि या चित्र, वीडियो मतलब वीडियो को वीडियो ही बोल देना, अल्फ़ाबेट बेस्ड यानी कि आपके अक्षर डाले जाते हैं अल्फ़ाबेट में, ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी सी डी आ जाते हैं ना साथ में, कैपिटल ए स्मॉल ओ, है ना। मोस्ट कंफ्यूज करने वाला ओ और जीरो होता है, 1 2 3 ऐसे बीच में, फिर उनके लाइनें लाइनें ऐसे काट दी जाती हैं। तो सामान्य प्रयोग होने वाले कैप्चा कौन कौन से हैं? इमेज बेस्ड, ऑडियो या वीडियो बेस्ड या अल्फा बेस्ड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैप्चा, बस ये लास्ट बात लिख लीजिए, फिर कैप्चा की बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग कैप्चा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्चा कौन से हैं जो यूज किए जा सकते हैं? तो इसमें री कैप्चा, एक तो है री कैप्चा, एक है जी एन कैप्चा, जो यूज्ड मतलब एज पर स्ट्रॉन्ग कैप्चा, मतलब जिनको रोबोट और इंसान के बीच में अच्छे से विभेद कर पाए, वो कौन कौन से? री कैप्चा और एन कैप्चा। तो री और एन की फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या पता यही दे के पूछ लिया जाए कि री कैप्चा में री का नाम क्या है, एन कैप्चा में एन का क्या नाम क्या है। तो री का मतलब क्या है? रिवर्स, और एन का मतलब क्या है? न्यू। ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है कैप्चा से रिलेटेड। कोई मुश्किल नहीं था, है ना। हो सकता है कि 5 से 7 मिनट आपके लग गए होंगे, लेकिन हमेशा के लिए कैप्चा नामक झंझट खत्म हो गया। क्या? यूजर से कोई इनपुट ली, उसकी प्रोसेसिंग की और आउटपुट देके फिर से यूजर को दे दिया। तो ये यूजर है ना, इंसान या ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर कोई रोबोट या मशीन हो सकता है। तो उसके बीच में विभेद करने के लिए कैप्चा का यूज करते हैं, जो मानव और मशीन के बीच में विभेद यानी कि अंतर पैदा करता है। फिर हमने देखा कि कैप्चा की फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, यानी कि ये एक प्रकार का स्वचालित ऑटोमेटिक स्वचालित टेस्ट है, जो किसके बीच में विभेद करता है? कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, यानी कि कंप्यूटर और इंसान दोनों क्या है? अलग अलग है। 4 साइंटिस्ट, लुइस बोन, जॉन लैकफोर्ड और मैनुअल बलम और निकोलस हूपर। डिटेल से हम जाएंगे तो बहुत सारी कहानी है इसके पीछे छुपी हुई, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। 4 साइंटिस्ट के नाम 2-3 बार पढ़ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। फिर सामान्यतः प्रयोग होने वाले इमेज बेस्ड, ऑडियो या वीडियो बेस्ड या अल्फा बेस्ड। स्ट्रॉन्ग कैप्चा की बात करूँ तो रिवर्स कैप्चा और अनकैप्चा। क्लियर है? अब एक लास्ट बात और करते हैं, फिर आज की क्लास को हम विराम देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे तो हम करेंगे इनपुट के तौर पर, ये जो इनपुट के हम दे रहे हैं इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, लेकिन एक आईपीओ के डायग्राम के साथ मैं क्लास को खत्म करूंगा। और फिर हम डिटेल से कल की क्लास में इसके बचे हुए सेकंड पार्ट को खत्म करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट है जी आईपीओ डायग्राम। जो डायग्राम मैं ऑलरेडी 2 बार बना चुका हूँ, उसी आईपीओ डायग्राम को एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ, ताकि कल की क्लास में जब मैं स्टार्ट करूँ तो ये वाली बात आपके माइंड में अच्छे से ज़हन से सेट हो जाए कि भाई हाँ, इनपुट के तौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोसेसिंग के तौर पर हम कंप्यूटर के अंदर किस वाले हिस्से को पढ़ेंगे, और आउटपुट के तौर पर हम किसको देखेंगे। अब ये वाली बात तो अच्छे से क्लियर हो गई कि यहाँ जो होगा वो कौन होगा? यूज़र होगा। कोई भी इनपुट देगा तो कौन देगा? यूज़र देगा। और यूज़र के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ के आए हैं कि यूज़र आपका क्या हो सकता है? या तो कोई आपका ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या तो आपका कोई इंसान हो सकता है, या आपका कोई रोबोट हो सकता है। ये बात हो गई क्लियर? और इंसान और रोबोट के बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं? कैप्चा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैप्चा का यूज करते हैं। कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल अस कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। अच्छा, जो ये इनपुट देंगे और इनपुट देने के बाद फाइनली हमें क्या मिलेगी? एक आउटपुट मिलेगी। तो वो आउटपुट किसे मिलेगी? तो आप कहेंगे वो आउटपुट फिर से किसको मिल जाएगी सर? एक यूजर को मिल जाएगी। और यहाँ भी कौन सा हो सकते हैं? वही कहानी फिर से, रोबोट या मशीन। तो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को क्या दी जाती है जी? यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दी जाती है जी, क्या दी जाती है? इनपुट। उस इनपुट की क्या होती है जी? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है जी? प्रोसेसिंग होती है। और उस प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिलती है जी? एक आउटपुट मिलती है। क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। वो सारी बातें बाद की है कि, क्योंकि कभी कभार मन में ऐसा आता है ना, सर इनपुट बता रहे हो आप बार बार, इनपुट किसके द्वारा देंगे? तो वो सारी चीजें आएगी धीरे धीरे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने इस सिलेबस में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। इनपुट दी जाएगी, उस इनपुट की कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या दे देगा? एक आउटपुट दे देगा। हमने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लिया था कि 2 प्लस अगर 3 हम करते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिलेगी? आउटपुट मिलेगी 5। बेटा ये जो 2 प्लस 3 हमने किया है, ये 2 प्लस 3 हमने किया, ये जो 2 और 3 है ना बेटा, ये तो है आपका क्या? एक डाटा है।
क्या है, एक डाटा है। और बेटा ये बीच में जो आपने प्लस का साइन लगाया है, ये जो बीच में आपने किसका साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया है, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। तो यहीं से फिर एक कहानी स्टार्ट होगी, क्या कि जो आपने इनपुट दी है, जो आपने इनपुट दी है, उस इनपुट में हम दो पार्ट देख रहे हैं। एक पार्ट तो देख रहे हैं हम डाटा को, और दूसरे वाले पार्ट को हम देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन को। तो यहीं से अपने को एक बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जो आपकी इनपुट होती है बेटा, उसके दो भाग होते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन। जो डाटा होता है वो आपका मीनिंगलेस होता है, और इंस्ट्रक्शन मीनिंगलेस का मतलब ये होता है कि भाई वो इनफॉर्मेटिव फॉर्म में होता है, अस्थायी होता है। और इंस्ट्रक्शन आपकी क्या होती है, स्थायी होती है। उस पर प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, एक आउटपुट। तो अपनी कहानी को कल यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इनपुट के दो भाग होते हैं, डाटा, इंस्ट्रक्शन। डाटा क्या होते हैं, रो फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े होते हैं जिनका अपने में कोई मतलब नहीं होता, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर क्या कह देंगे, कोई राम श्याम घनश्याम वीरकरण, है ना, इनके नाम। जब तक इनके बीच में कोई हम प्रॉपर सेंटेंस बना के नहीं बोलेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। और फिर डाटा, और फिर उस पे दी गई इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा और एक आउटपुट देगा। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सब करके फिर पहला चैप्टर आपका खत्म। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कर सकते हैं। ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर में वीर कॉन्सेप्ट नामक ऐप से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके फिर उसमें 399 कंप्यूटर के फाउंडेशन बैच में आप इनरोल हो जाइए। जैसी क्लास आज आपने देखी है, हो सकता है कि आपको लगे कि भाई सर स्लो पढ़ाया गया है, लेकिन मेरा मकसद है प्रत्येक बच्चे को साथ लेके चलना। आपके पास एक अच्छी फीचर है, आप वीडियो को 1.5 2 की स्पीड में भी देख सकते हो, आप टाइम बचा सकते हो। 1 घंटे की क्लास में को आप आधा घंटा में भी कवर कर सकते हो। सारा सिलेबस इसी प्रकार से करवाया जाएगा, एक-एक एग्जाम्पल देके, और इसको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। प्रैक्टिकली ये नहीं कि मैं यहाँ आके आपको कीबोर्ड, माउस देके उस पे बिठा दूँगा। प्रैक्टिकली का मतलब कुछ चित्रों की सहायता से, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से, है ना? बड़ा-बड़ा, साफ-साफ शब्दों में लिखा जाएगा। तो आप कोर्स में इनरोल करना चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, है ना? सेशन को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।